में देखा कहाँ तक थे हम लोग, हमने क्या किया था, मैट्रिक्स। हाँ, मैट्रिक्स क्या होती है उसकी बेसिक डेफिनेशन देखी है ना। मैट्रिक्स है क्या, क्यों यूज करते हैं, कहाँ कहाँ वो यूज आता है प्रैक्टिकली, उसको थोड़ा बहुत समझा। रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, उसको थोड़ा बहुत समझा हमने, है ना। और उसी के आधार पर, हाँ, मैट्रिक्स क्या है, एक सजावट का तरीका है, यानी एक अरेंजमेंट है। लेकिन वो अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, एक ऑर्डर्ड तरीके से होना चाहिए, एक पर्टिकुलर तरीके से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा करके रख दिया, है ना। तो जैसे हम कहते हैं ना, जिस सामान को जहां से उठाया वापस वहीं पर रखा, तो इसी तरह का ऑर्डर है मैट्रिक्स। और इसीलिए आप देखोगे इसका जो डेफिनेशन आता है, कई बार रेक्टेंगुलर ऑर्डर, रेक्टेंगुलर एरे बोलते हैं। तो एरे का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट इन अ ट्रे। तो यहीं से ए डबल आर और लास्ट में ट्रे के ए वाई करके एरे बताया जाता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ऑर्डर अरेंजमेंट किसका, नंबर्स का और फंक्शंस का। नंबर्स कैसे हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। फंक्शन क्या हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। आपका ये लोगैरिथमिक फंक्शन भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जहाँ तक नंबर्स की बात है, सिलेबस में हमारे केवल रियल नंबर्स हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं। तो आज का डेट लिखा पहले, ठीक है। ऑर्डर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये हमने बार बार हम ऑर्डर ऑर्डर कह रहे हैं। तो ऑर्डर का मतलब क्या है कि इफ अ मैट्रिक्स, इफ अ मैट्रिक्स हैज, कुछ भी मान लो, एम रोज मान लिया है ना, एम रोज एंड एन कॉलम्स। एक मैट्रिक्स है जिसमें एम रोज हैं और एन कॉलम्स हैं, देन द मैट्रिक्स is said to be said to be of the order m by n, है ना। इसको हमने क्या पढ़ा, क्रॉस तो जरूर लगाया आपने। इससे पहले हम बाई का मतलब डिवाइड करते थे 5/7 ऐसा करके, लेकिन यहाँ पर क्रॉस होता है। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, m by n। पहले क्या आएगा, रो, उसके बाद आएगा कॉलम, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देख लिया जनरल फॉर्म में कि कैसा होता है, नामकरण कैसे करते हैं। तो एक मैट्रिक्स आपने मान लिया ए, उसको मैं यहाँ पर अभी डिफाइन कर रहा हूँ कि A11, इसका मतलब है पहला रो पहला कॉलम। फिर A12, पहला रो दूसरा कॉलम। फिर A13, यानी पहला रो तीसरा कॉलम। और ये कहाँ तक जाएगा आपका, A1n, पहला रो nth कॉलम, क्योंकि n कॉलम्स हमने माने हैं। फिर अगले में क्या लिखेंगे, A21, है ना, दूसरा रो पहला कॉलम। फिर A22, दूसरा रो दूसरा कॉलम। A23, सो ऑन A2n। फिर आगे लिखा A31, यानी तीसरा रो पहला कॉलम। A32, A33 और A3n। और ये कहाँ तक जाएगा, तो वहां तक जाएगा जितने हमारे पास रोज होंगे, ठीक है। मतलब ये आपको इधर से कैसे जा रहा है, जितने रोज हैं उतने आप लिख सर दो। AN1 एम एम एम, है ना। सर M1 ठीक है, गुड। ए तो एम सर AMN 2 लास्ट में आएगा ऑब्वियसली। AM3 आखिरी में आपका आ जाएगा
एम एन। ये एक जनरल तरीका होता है मैट्रिक्स को डिफाइन करने का। ये ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह ये लिखना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम शुरू में पढ़ रहे हैं तो जनरल स्ट्रक्चर आपका ये हो गया, और इसको हम क्या बोलेंगे, एम बाई एन मैट्रिक्स। एम बाई एन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप इसको जरा देख लो एक बार कैसे लिखा गया। पहला रो, जो दो सबस्क्रिप्ट होते हैं, तो जो सबस्क्रिप्ट में पहला सबस्क्रिप्ट होगा वो रिप्रेजेंट करता है आपका रो, है ना। और अगला जो सबस्क्रिप्ट होता है वो आपका डिफाइन करता है कॉलम। आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि जैसे मैं आपको कहता हूं कि आप किस क्लास में पढ़ते हो, तो आप क्या बताएंगे, 12M2। तो इसका मतलब है कि आपके जो क्लास है, पढ़ाई है, उससे 12 भी जुड़ा हुआ है और M2, और सॉरी M2 भी जुड़ा हुआ है। लेकिन पहले आप क्या बोलोगे, 12 बोलोगे और फिर M2 बोलोगे, है ना। यानी कि जैसे ही आपने 12 बोला तो 12 क्लास के जितने भी आपके सेक्शंस M1 M2 M3 M4 वो सारे आपके दिमाग में आ जाएंगे। तो जैसे ही मैंने बोला M रोज, तो ये रोज के करस्पॉन्डिंग सारे कॉलम आपके दिमाग में आ जाएंगे कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बोला सेकेंड रो, तो सेकेंड रो के सारे कॉलम आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। जैसे कि 12 बोलने के बाद M1 M2 M3 M4 आपके दिमाग में बैठ गए। फिर मैंने बोला M2, तो आप बिल्कुल निशाने पर पहुंच गए, जगह पर पहुंच गए कि अच्छा 12 आपका क्लास है और M2 सेक्शन है। उसी तरह से मैंने जैसे ही बोला सेकेंड रो, तो आप इस रो में आ गए। फिर मैं बोलता हूँ थर्ड कॉलम, तो आप फिर इस जगह पर पहुंच गए बिल्कुल, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो ये तरीका होता है ताकि इतने से बड़े से मैट्रिक्स और कॉलम्स और रोज में से हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स या एंट्रीज को सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन से निकाल पाए, है ना, सिर्फ रो और कॉलम की मदद से निकाल पाए। ठीक है, यहाँ तक बताओ, समझ में आ गया ये? तो यस है ना सर। ये। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं कि देख करके आपको डरने या डराने के लिए लिखा है, एक जनरल स्ट्रक्चर है ना। ऐसा नहीं कि आपको हर जगह बैठ करके यही लिखना पड़ेगा, तो दिन तो इसी में लग जाएगा। इसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म से भी हम लिखते हैं, सेम चीज को हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म, वो भी सेम इंफॉर्मेशन देता है। वो क्या है कि मैट्रिक्स का नाम क्या था, कैपिटल है। तो कैपिटल ए को मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, स्मॉल ए आई सबस्क्रिप्ट जे। ये ऐसे क्यों डिफाइन किया, ये मैट्रिक्स का तरीका है। ये मैट्रिक्स को लिखने का तरीका होता है, दो इस तरह के ब्रैकेट्स, ठीक है। जनरली मैट्रिक्स का जो नाम है, जो मैट्रिक्स का नाम है, उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये कोई कानून नहीं है। कॉम्पैक्ट फॉर्म है सर यही? सॉरी, यही कॉम्पैक्ट फॉर्म है सर? हाँ ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है, पूरा नहीं है, पूरा करूंगा। तो कैपिटल लेटर्स का तरीका होता है, मैट्रिक्स का नाम लिखने का तरीका होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कोई कानून नहीं है कि आपने अगर स्मॉल कहीं लिख दिया तो आपका क्वेश्चन कोई काट देगा, ऐसा नहीं है। पर ये कन्वेंशन है जो हम फॉलो करते हैं, ठीक है। और जो स्मॉल है, स्मॉल लेटर जो है, ये एलिमेंट्स को लिखने का तरीका होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये तरीका है। सर यहाँ, एक मिनट रुक जाओ, सर एलिमेंट्स यहाँ आई और जे एम एन है। मैं बताऊंगा अभी। मैं केवल नोमेनक्लेचर बता रहा हूँ, उसके बाद आईजे पर भी आ रहा हूँ, है ना। एलिमेंट्स को लिखने का तरीका, ठीक है। तो कैपिटल का मतलब हो गया मैट्रिक्स को लिखने का तरीका, और स्मॉल का मतलब क्या हो गया, स्मॉल अल्फाबेट एलिमेंट्स को लिखने का तरीका। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से, है ना। अब आते हैं आई और जे पर। तो आई क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये पहला सबस्क्रिप्ट है, तो हमने क्या बताया 12M2, तो ये आपको रो बताएगा, है ना, यानी आईएथ रो। और जे क्या बताएगा आपको, कॉलम बताएगा, है ना, जेथ कॉलम। तो हमने अभी तक यही बताया है आपको कि जो पहला सबस्क्रिप्ट है, वो पहला इंफॉर्मेशन है, वो रो तक ले जाता है आपको, और जो जेथ है यानी दूसरा है, वो आपको कॉलम तक ले जाता है, ठीक है। और जो लास्ट इसमें कहानी है वो आती है कि आई है क्या भाई, आई तो बोल दिया, पर इसका मतलब क्या है। तो आई का मतलब कुछ भी नहीं है। देख लो आप ऊपर क्या है, रो कहाँ से कहाँ तक आ रही है, आप देखो तो रो 1 से लेकर के M तक आ रही है,
यानी रो की वैल्यू कभी 1 भी हो सकती है, कभी 2 भी हो सकती है, कभी m भी हो सकती है। तो मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया i की वैल्यू ऐसे, सॉरी i की वैल्यू या तो इक्वल टू या ग्रेटर देन 1 होगी या फिर लेस देन और इक्वल टू m होगी। ये i के लिए लिख दिया, है ना। फिर हम आ गए j में आ गए। तो j के लिए क्या है कि कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर जाके रुक रहा है n तक। हर जगह आप देख लो, किसी भी रो में जाओगे कॉलम का नोमेनक्लेचर वही रहेगा, पहले से n, थर्ड में भी पहले से n, लास्ट में भी पहले से n। यानी कि j क्या है, 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ पर जाके रुकेगा, n पर जाके रुकेगा। ठीक है, ऐसा। ये जो पूरा है ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है। यानी कि अगर मैं इसको एक लाइन में लिखूं तो ऐसा लिखेंगे हम इसको aij, ऐसे आगे लिखा। अब i क्या है भाई, तो 1 से लेकर के m, एंड j क्या है, 1 से लेकर के n, ऐसा लिख दिया। और ये सारी चीज क्या है, सारी ये चीजें क्या है, वही रिप्रेजेंट कर रही हैं जो ये बड़ा सा मैट्रिक्स फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा था ना। ये बड़ा सा मैट्रिक्स फॉर्म जो रिप्रेजेंट कर रहा था, ये सारी इंफॉर्मेशन इसी छोटी सी बात में आ गई है। तो होपफुली इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कई बार बच्चों को होता है शुरू शुरू में, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आपको समझा पाऊं, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, बस इस केस के लिए i की वैल्यू 1 से m तक है ना। जैसे मैं आपसे कहूँ, ठीक है ना, जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे बता दो, है ना, एक एग्जांपल ही ले लिया। अच्छा, ऐसा कहते हैं नंबर्स वगैरह लेकर के, या चलो इसी में एग्जांपल ले लिया, मुझे आप ये बता दो कि भाई फिफ्थ रो एंड nth कॉलम, इसको n ही रहने दिया, nth कॉलम में कौन सी एंट्री है ना, कौन सी एंट्री है, यानी क्या लिखा हुआ है ना। ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया। ठीक है, तो आपने ऊपर देखा तरीका क्या था, aij, आपका तरीका क्या था भाई, aij। देखो, जब आप ऐसे लिखते हो, ये एक मैट्रिक्स का तरीका है लिखने का, ये एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। और जब आप इसको ऐसे लिखते हो, जब आप इसको ऐसे लिखते हो यानी कि ब्रैकेट हटा देते हो, तो ये उस मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये तो ये समझ में आ गया है ना, कि ब्रैकेट रहेगा तो पूरे के पूरे मैट्रिक्स की बात चल रही है। ब्रैकेट को हटा दिया, केवल aij ऐसा लिखा, तो उसी मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये उसी एलिमेंट के उसी मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट की बात चल रही है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है ना। यस सर। और मैं ये हिंदी में लिख रहा हूँ तो किसी को स्टेटस इश्यू थोड़ी है कि अपन तो इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो हिंदी में क्यों लिखा जा रहा है, ऐसा थोड़ी है। ऐसी कोई बात नहीं आ रही है ना आपके मन में, मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, है ना। इसको तो मैं जर्मन में भी लिख सकता हूँ, पर उसे समझ में आना चाहिए आपको। ऐसे हिंदी में लिख दिया ताकि समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया। ठीक है ना यहाँ तक। तो अब इसी बात को अब हम कुछ नंबर्स लेके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो क्या था, हमने क्या कहा था कि भाई मुझे एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है, मुझे फिफ्थ रो एंड nth कॉलम की एंट्री बताओ। ये आपसे क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया, तो आपने कहा कि भाई लिखने का तरीका क्या होता है, तो मैट्रिक्स हम ऐसे लिखते हैं और एलिमेंट उसका हम ऐसे लिखते हैं aij, जहां पर i क्या है उसका रो है और n क्या है कॉलम। क्वेश्चन में आपको रो बता चुका है वो,
कि भाई फिफ्थ रो का जे की जगह nth कॉलम ये हमको चाहिए। फिफ्थ रो में nth कॉलम में क्या है ये मुझे आप बता दो। इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो हमने कहा ठीक है ट्राई करते हैं। तो हम कहाँ जाएंगे, फिफ्थ रो में पहले जाएंगे। तो फिफ्थ रो कहीं यहाँ पर होगा, ऐसा A51 कहीं यहाँ पर होगा, है ना, ए थर्ड रो के नीचे। ये हो गया आपका फिफ्थ रो। और फिफ्थ रो में बहुत सारी एंट्री है, हमको कहाँ पर जानी है, nth कॉलम में। ये क्या आ जाएगा आपका A5M। तो यानी आपसे इस एंट्री के बारे में बात की जा रही है। ये वाली एंट्री जो भी नंबर यहाँ पर लिखा होगा ये आपको बताना होगा। ये क्या हो गया, A5N फिफ्थ रो एंड nth कॉलम। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। और अगर समझ में आ गया तो मैं आपके सामने, ये तो बहुत बड़ा सा लिख दिया था, एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ कि जैसे मैं आपसे कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। एक सिंपल सा मैट्रिक्स हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया और आपसे पूछा कि भाई मुझे ये बता दो थर्ड रो में सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है। तो इसका आंसर बता दो मुझे 8। जल्दी से। 8। ठीक है, सभी का आंसर 8 आ रहा है क्या? जैसा क्वेश्चन में Yes. कहा गया है वैसा ही करना यस है ना। थर्ड रो में गए, यस सर। है ना, तो थर्ड रो भाई ये हो गया। फिर क्या कह रहा है, सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम में आ गए सर ये 8 ना 8 आ गया हमारा। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो आप मुझे ये बता दो ये क्या आएगा। 9। फिर से सोचो। 3 3। सर 3 है ना। ये देखो ध्यान से देखो, पहला रो 3 सर। है ना, तो पहले रो में घुस गए हम। सर ठीक क्वेश्चन है, लेट दिख रहा है। कोई बात नहीं। देखो Yes. मेरा तो देखो, मेरी तो यहाँ पे 50 सर हमें Mbps भी है। नहीं नहीं दिख रहा है? सर अभी तक हाँ। हो जब सकता तक है। आंसर दी तब तक सर क्वेश्चन ही नहीं दिखा सर। ये तो देखो बहुत लेट अच्छी हो बात गया है ना। ये तो अच्छी बात है कि क्वेश्चन आने अभी से नहीं पहले दिखेगा सर। आंसर आ रहा है तो अच्छी बात। देखो मेरी तरफ से तो स्पीड 50 Mbps है क्योंकि मैं अपने घर आ गया हूँ, तो यहाँ तो कोई इशू नहीं है। तो पहले मुझे स्कूल में प्रॉब्लम थी, मैं यस सर। एक्सेप्ट करता था, पर कोई बात नहीं, वो मैटर नहीं करता। आपके आंसर्स आ रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। वो तो फन पार्ट था, ऐसे ही मैं टाइम पास कर रहा था। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपको आंसर समझ में आ रहा है। कि आपसे कहा गया A13, तो सबसे पहले आप फर्स्ट रो में घुस गए। आपने देखा भाई यहाँ तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। फिर आपने अगला इन्फॉर्मेशन देखा, ये कह रहा है कि भाई मुझे फर्स्ट रो में जो थर्ड कॉलम है वहां पर क्या वो बता दो। तो आप सीधे थर्ड कॉलम पे आ गए। आपने कहा ये तो 3 जैसा दिख रहा है, आपने लिख लिया, ये आंसर हो गया। तो इसी में मैं आपसे पूछूं कि ये बता दो 2 2 ये क्या होगा। 5। 5 है ना। 5 आप आ गए भाई सेकेंड रो में, देखा यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें हैं, आपने अगली इंफॉर्मेशन मांगी, उसने कहा सेकंड कॉलम भी चले जाओ, तो आप वहां भी आ गए। यहाँ देखा 5 बैठा है, आपने लिख दिया 5, तो ये आपको आंसर मिल गया। तो ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है और उसके फायदे ये हैं कि अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी एंट्री कहाँ पर है, अगर आपको रो और कॉलम बता दिया जाए तो। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, होपफुली, नो है ना। सर। और ये बिल्कुल दिमाग में बैठा देना। जनरली हम जब थोड़ी जल्दीबाजी में होते हैं ना एग्जाम में, तो थोड़ी सी हम चीज़ों को जानते हुए भी गलत कर देते हैं, वो ये है ना, वो ये बात थी। दोनों मैं कलर को चेंज कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि जो AIJ लिखा है, अगर उसके ऊपर ये ब्रैकेट बना दिए जाए तो मैट्रिक्स हो जाएगा, और ब्रैकेट नहीं है तो सिंपल एलिमेंट की बात हो रही है। यहाँ पर सिर्फ यही चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप बना लेंगे मुझे मालूम है, लेकिन जल्दीबाजी में आप इसको ना भूल जाएं कभी, है ना, कि जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो मैट्रिक्स, पूरे के पूरे मैट्रिक्स की बात कर रहा होगा, और ब्रैकेट जैसे ही हटेगा वो सिर्फ एक एलिमेंट की बात करेगा। ठीक है, तो सिर्फ ये बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, एप्लीकेशन क्या होते हैं, कई जगह होते हैं, है ना। सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं आपको जैसे कहूँ कि भाई मेरे पास एक पॉइंट है P,
उसके कोऑर्डिनेट से 2,3, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, मैट्रिक्स के फॉर्म में आप उसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी एक तरीका है, आप आगे देखोगे कि ऐसे भी कई बार लिखा गया है, ठीक है, ये भी एक तरीका है। दूसरा कि मान लो मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ना, ये कोई ऐसी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके एप्लीकेशंस होते हैं, तो उसको डिस्कस कर लिया एक बार 2 मिनट में। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसके कोऑर्डिनेट्स है 1,2, फिर है आपको कुछ भी मान लिया 3,4, फिर ये मान लिया 5,6, ये जो डैश ये कोऑर्डिनेट दिखाने का तरीका होता है 7,8। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख लिया 1 3 5 7 2 4 6 8। मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 3 5 7 2 4 6 8, है ना। उसके लिए आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं x कोऑर्डिनेट को रो मान रहा हूँ, y कोऑर्डिनेट्स को कॉलम मान रहा हूँ, और द अदर वे अराउंड, जो भी आप मान रहे हैं। और एक बार आपने दिमाग में बैठा लिया कि x कोऑर्डिनेट आपका सर रो है, हाँ बताओ। सर कंपलसरी नहीं है कि सर आई आई कॉलम, सर उस आई को रो मानना है सर, आई कोऑर्डिनेट्स को? नहीं देखो, आई जे तो कन्वेंशन है आपका, है ना, आई जे तो कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब ये कंपलसरी क्या है कि जैसे हमने 12M2 की बात की, तो क्लास बताना पहले जरूरी है, सेक्शन बताना बाद में जरूरी है। मतलब कि रो पहले बताना है, कॉलम बाद में बताना है, उल्टा नहीं कर सकते आप, है ना? उल्टा नहीं कर सकते। आप ये कहो कि A32 है, तो मैं कहूंगा कि ये थर्ड कॉलम है और सेकेंड रो है, ये गलत हो जाएगा। फिर ये हमेशा थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम ही होगा, ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकता। लेकिन ए आई जे की जगह आपको मैं आई को रो मान लूँ, जे को कॉलम मान लूँ, या जे को रो मान लूँ, आई को कॉलम मान लूँ, वो तो आपकी इच्छा है, वो तो आप जैसा, वो तो सिंपल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। जैसा कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा कि आई क्या होता है, √-1, इमेजिनरी नंबर है एक तरह से। आप फिजिक्स में पढ़ोगे इम्पिडेंस वगैरह में, तो आई की जगह जे को हम -1 मानते हैं, है ना। आप रिएक्टेंस वगैरह अगर पढ़ा होगा आपने, तो R+JX ये आपको इंडक्टिव सर्किट के लिए मानते हैं, और R-JX ये कैपेसिटिव के लिए मानते हैं, ऐसे। तो ये तो वहाँ नहीं पढ़ा है सर। पढ़ोगे आप फिजिक्स में, आप पढ़ोगे अभी जो आपका डायनेमिक्स है, इलेक्ट्रिक डायनेमिक्स, उसमें पढ़ाया जाता है, और पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यही सब यूज होता रहता है। तो मैंने इसीलिए बोला था कि इमेजिनरी का मतलब ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो बहुत अच्छे से एग्जिस्ट करता है, इनफैक्ट रियल नंबर से भी ज़्यादा एग्जिस्ट करता है इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग। तो आप फिजिक्स में पढ़ोगे बिल्कुल इसी साल 1-2 महीने के अंदर ही पढ़ोगे, तो वहां पर आप देखोगे कि आई जो कॉम्प्लेक्स आप मैथ्स में पढ़ते आ रहे हो, उसको जे बोल दिया गया। तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब चेंज हो गया, वो तो सिर्फ वेरिएबल है, आप उसको के भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इनफैक्ट बोला भी जाता है, आई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम 1 डायमेंशन ऐसा मान लिया, जे मतलब 2 डायमेंशन, के होता है जो आप हायर फिजिक्स में पढ़ोगे 3 डायमेंशन एंड सो ऑन। तो आई जे मैटर नहीं करता है यहाँ पे, मैटर क्या करता है, रो हमेशा पहले बोला जाएगा, कॉलम हमेशा बाद में बोला जाएगा। क्यों है ऐसा, ऐसा शुरू से ही है, ऐसा शुरू से ही है। जैसे मैट्रिक्स को डिफाइन किया गया, ऐसे ही डिफाइन किया गया है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जैसे आपका 12M2 है, तो हम उसको M2 12 करके नहीं बोलेंगे कि पहले सेक्शन बोला बाद में क्लास बोला, क्योंकि शायद वो सुनने में अच्छा नहीं लगता होगा, ठीक है, शायद वो सुनने में अच्छा नहीं लगता होगा, ठीक है। तो ये आप दिमाग में बैठा लेना, इसमें आप उल्टा मत करके आ जाना कि सब कुछ जानते हुए भी आपने कॉलम को पहले रख दिया, रो को बाद में रख दिया, तो सब उल्टा हो जाएगा, आंसर गलत ही आएगा, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गई ना, कि आपको रो हमेशा पहले होगा। लिख भी देता हूं मैं, पहले क्लास में भी लिखा था, अभी भी लिख देता हूँ, रो हमेशा पहले, और कॉलम का नाम उसके बाद, कॉलम उसके बाद। इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकता, है ना, इसमें नेगोशिएशन मत करके आ जाना आप एग्जामिनेशन हॉल में, वरना सारा कुछ आते हुए भी आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये बिल्कुल याद रहेगा सभी को, देख लो, ठीक है ना। चलो, तो ये आप यस याद सर। रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। अब यहाँ से कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। इसी में एक दो क्वेश्चंस में आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी कराऊंगा, जो कि आपको थोड़ा और क्लियर करेगा ये कॉन्सेप्ट। तो ले लिए, हाँ, पहला वाला ले लिया। आपको शायद ये दिख रहा होगा, थोड़ा सा और इसको एनलार्ज कर देता हूँ मैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज 1, 2 एंड 3। तो ये कह रहा है कि 26 सर, हाँ क्या 26। क्या 26? अच्छा, आपने सीधे आंसर ही बता दिया। चलो देखो, पहले तो हम इसको देखो, दो काम करने हैं। पहले इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, और एक बार लिख लिया तो फिर तो सॉल्यूशन आप निकाल ही लेंगे। तो देखो क्या कह रहा है कि भाई हमारे पास 3 तो फैक्ट्री आ गई, ठीक है। और देखो फैक्ट्री को लिखने का तरीका क्या है, इस तरह से लिखा है, ऐसे फैक्ट्री लिखा गया है इस तरह से। आगे क्या कह रहा है कि फैक्ट्री में मेन भी काम कर रहे हैं और वुमेन भी काम कर रही है। तो मेन को लिखने का तरीका ऐसे हो गया, शुरू में मेन को लिख दिया ऐसे, और बाद में वुमेन को लिख दिया। तो पहले तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो पहला काम ये है, उस मैट्रिक्स को हमने कुछ भी नाम दे दिया, ए दे दिया। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें रो कितने होंगे, 3, कॉलम है 2, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हमने रो और कॉलम लिख दिया, 30, 25, 27, है ना। और आगे लिख दिया 25, 31, 26, जिसमें पहला कॉलम क्या है लिख देता हूं मैं, फर्स्ट कॉलम। ये क्या है, नंबर ऑफ मेन वर्कर्स, नंबर ऑफ मेन वर्कर्स। और सेकंड कॉलम क्या है, नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स। और आपको ये भी दिख रहा होगा कि रो 1, रो 2, रो 3 क्या है, पहली फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री एंड तीसरी फैक्ट्री, ठीक है। तो यहाँ से ये इसका नाम भी दे दिया, ये ऑर्डर लिख दिया आपने। ये क्या है, 3/2 मैट्रिक्स, 3 रो 2 कॉलम की मैट्रिक्स, यानी 6 एंट्रीज होंगी। अब क्वेश्चन पढ़ लो, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड द सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट्स। पूछा क्या है आपसे, एंट्री इन द थर्ड रो यानी कि 3, और कॉलम कौन सा, सेकंड, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, किसी ने आंसर दिया था अभी, और भी बताओ। 26 सर है ना, 26। वेरी गुड। आप आगे थर्ड रो में सीधे कॉलम 2, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 26 आंसर। कोई कंफ्यूजन इसमें, ठीक है। चलो, ये तो वही सारी बातें जो, रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट लिखा है सर, रिप्रेजेंट लिखा है तो बताएंगे ना कि वुमेन है कि मैन। इसमें, अच्छा पूछा है क्या ऐसा, एक मिनट। व्हाट डज एंट्री इन द थर्ड रो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आप लिखोगे, सही बात है। ये आपने सही कहा कि यहाँ तो ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा 26 वुमेन वर्कर्स। कहाँ पर, इन फैक्ट्री 3, इन फैक्ट्री 3, ये होगा ऑब्वियसली आपका कंप्लीट आंसर। सही बात है, बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आपको ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तब आपको पूरे मार्क्स देंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ से हम आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट है, स्नैप किया इसको, एक मिनट। ऐसा,
तो ये कहता है कि भाई इफ द मैट्रिक्स हैज सॉल्यूशन, if the matrix has 8 elements, what are the possible orders which it can have? अगर एक मैट्रिक्स है ऐसा, आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर 8 एलिमेंट्स यानी 8 जगह हैं, कुछ भी मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 8 जगह हैं, 8 एलिमेंट्स रखे जा सकते हैं, तो कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो हमने मान लिया पहले लेट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू m, है ना, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू n एंड m इंटू n इज इक्वल टू 8। ये सारी कंडीशन आ गई हमारे पास। और क्या क्या आ गया कि जो m की वैल्यू है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 1, क्योंकि 1 से कम हो गया तो 0, और ये आपके इंटीजर्स ही हो सकते हैं, मतलब नेचुरल नंबर ही हो सकते हैं, ये आधा रो ऐसा करके कुछ नहीं होता, पहला रो दूसरा ऐसा ही होगा। ठीक है, तो 1 से लेकर के 8 तक इसकी वैल्यू जाएगी, एंड जो n की वैल्यू आएगी वो भी 1 से लेकर के 8 तक ही आएगी, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज क्या हो सकते हैं, 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज क्या हो सकते हैं, 8। हमें पता नहीं है एग्जैक्ट क्या है, हमको निकालना है, इसीलिए हमने पूरा दोनों के लिए मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू सेम रखी है। लेकिन एक बात तो तय है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 8 होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कहा कि अच्छा मैक्सिमम वैल्यू तो 8 है दोनों का, तो हम 8 बाई 8 की मैट्रिक्स बना दें, ऐसा नहीं था, तो 64 एलिमेंट आ जाएंगे, है ना। या फिर हमने देखा कि अच्छा m की वैल्यू मिनिमम 1 हो सकती है, n की मिनिमम वैल्यू भी 1 हो सकती है, तो हम 1 इंटू 1 का एक मैट्रिक्स बना लेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 8 होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, m लिख लिया, n लिख लिया, पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। तो अगर m की वैल्यू 1 हो गई तो n की वैल्यू क्या होगी बता दो, 8, तो है ना, 1 इंटू 8 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 बाई 8 मैट्रिक्स, पहला ऑर्डर ऐसा आ गया मेरे पास। ठीक है, दूसरा अगर मैं इसको 2 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा बता दो, सर 4। 4, तो ये आपके पास 2 क्रॉस 4 एक और मैट्रिक्स आ गया, दूसरा ऑर्डर। इसको मैं यहाँ 3 लिख सकता हूँ क्या, नो सर, क्यों, क्योंकि फिर यहाँ पे आपको 8/3 लिखना पड़ेगा, ये हो नहीं सकता, है ना, ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमने अभी बोला कि रोज कॉलम्स ये सब आपको नेचुरल नंबर हो सकते हैं। ये 4 हो सकता है, तो 4 होगा तो ये क्या हो जाएगा, नंबर रो सॉरी कॉलम्स क्या हो जाएंगे, 2। तो यहाँ से 4 क्रॉस 2 भी एक मैट्रिक्स है, यानी तीसरा ऑर्डर आ गया हमारे पास, और ये 8 हो जाएगा और कुछ नहीं होगा बीच में, तो ये 1 आएगा, तो ये आपका 8 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, समझ में आया, यस सर, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि देयरफॉर 4 डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स, क्या क्या, 1/8, 2/4, 4/2, 8/1 आर पॉसिबल। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर यू। ठीक है, तो होपफुली इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आपको, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सिंपल सा था। तो आज जो पढ़ा वो समझ में आ गया सब कुछ ठीक ठाक, ठीक है। तो ये जो हमने क्वेश्चन किया ना, लास्ट क्वेश्चन जो किया है, इसी पर बेस एक और क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा, जो आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उसको भी जानो, है ना।